नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेज में। देखिए साथियों, हम साइंस में चैप्टर नंबर 6 से चले हैं, जो कि है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। ठीक है, और आज जो है हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने जो है रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है और उसके चरण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और रासायनिक समीकरण की कमियां जो सीमा है वो क्या क्या है, उनके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, आज जो है हम इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा कि अभिक्रिया जो है ना वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो अभिक्रिया जो है वो अलग अलग अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, उन प्रकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज मुख्य तौर पे हम संयुग्मन अभिक्रिया एवं विस्थापन अभिक्रिया, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और जो आपकी एक सक्रियता श्रेणी वाली जो सारणी है, जो कि बच्चों को याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो उनको जो है ना उसके लिए सबसे बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक जो है मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ताकि जो है वो आपको जो सारणी है वो मुंह जुबानी याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को जो है वो एंड तक पूरा देखिए, जिससे जो है आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर होते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो देखिए साथियों, आपकी सबसे पहली अभिक्रिया है संयुग्मन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब यह अभिक्रिया क्या है? देखिए दोस्तों, संयुग्मन का मतलब होता है जुड़ना, युग्मन मतलब होता है एक युग्म, एक जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक जोड़ा बनेगा, संयुग्मन होगा। तो देखिए दोस्तों, ये अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई दो या दो से अधिक अभिकारक जो है वो आपस में क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास ये दो अभिकारक है, ठीक है। अब ये जो है आपस में क्रिया करेंगे, ए और बी दो अभिकारक कोई भी है, ये आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके सिर्फ एक ही उत्पाद बनाएंगे, एक से अधिक जो है वो नहीं बनाएंगे। तो इन्हें हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? संयुग्मन अभिक्रिया। और इसमें जो है ना एक नए बंध का निर्माण होता है। बंध मतलब एक जोड़ा, बंध मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे कि C और O है, तो इसके बीच में जो है ना ये बंध होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? बंध बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना पहले A था फिर B था, अब जो है ना A और B जो है वो जुड़ गए, तो यहाँ पर जो है एक नए बंध का निर्माण हुआ। ये जो बंध बना है ना, इससे हम क्या मतलब जिससे दोनों आपस में जुड़े होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? बंध। तो यहाँ पर जो है एक क्या बन गया है? नया बंध। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नए बंध का निर्माण होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले, देखिए दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके कोयले का दहन। क्या है? कोयले का दहन। कोयले का दहन। अब जब कोयले का दहन होता है, दहन का मतलब जब जो कार्बन है ना उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो जो है कोयले का दहन हो जाएगा। तो जब कोयले का दहन होता है तो हमें मिलता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहाँ पर हुआ क्या? देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक जो है वो क्या है? अभिकारक है। देखिए जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हो गए, इन दोनों ने आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाया। कितना? सिर्फ एक ही उत्पाद बनाया। इससे हम क्या कहेंगे? आपकी संयुग्मन अभिक्रिया। जैसे कि हम देखें मैग्नीशियम प्लस O2। ठीक है, ये मैग्नीशियम आपका सॉलिड है, O2 जो है आपका गैस है, तो यहाँ से जो है क्या बन जाएगा? MgO। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा? MgO। यहाँ पर जो है आप 2 लिख लो तो हो गया 2MgO। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है ना ये आपकी संयुग्मन अभिक्रिया काम करती है। सिंपल सा आपको याद रखना है, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, इससे हम क्या कहते हैं? संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। और इस संयुग्मन अभिक्रिया में नए बंध का जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, अब जो है ना इसमें साधारण योग होता है। जैसे कि देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए तो बस एक CO2 बन गया। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल गए तो एक जो है नया MgO बन गया। ठीक है, तो इसके कारण जो है इसका दूसरा नाम भी है, इसके दूसरे नाम है, इससे जो है ना हम योगात्मक या फिर योगशील, ठीक है, योगात्मक या फिर योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया भी जो है इससे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात जो है आपको याद रखनी है। बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि संयुग्मन अभिक्रिया कुछ नहीं है, सबसे सिंपल अभिक्रिया जो है आपकी संयुग्मन अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिए। इसके एक दो एग्जाम्पल है, इससे एक दो एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए। और इसे जो है वो योगात्मक अभिक्रिया या फिर योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं, ये भी जो है आप याद रखिए। तो यह है आपकी योगात्मक या फिर संयुग्मन अभिक्रिया। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उसको कैसे हम समझते हैं, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं।
देखिए साथियों, अब विस्थापन अभिक्रिया जो है आपको क्या कहती है इसे हम समझते हैं। देखिए विस्थापन से सीधे आप यह समझिए कि एक कमजोर आदमी और एक शक्तिशाली आदमी के बीच की लड़ाई है। बस इसे जो है आप याद रखिए, ये जो है आपके काम आएगा। कैसे काम आएगा वो मैं आपको भी समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर होगा क्या, इसकी पहले परिभाषा आप समझिए। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। बात जो आप समझ रहे होंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक कोई अभिकारक है उसमें उपस्थित परमाणु दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु द्वारा जो है वो विस्थापित हो जाते हैं। जैसे कि एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि ये आपका एक अभिकारक है AB, ठीक है, ये एक आपका क्या है अभिकारक, और दूसरा अभिकारक जो है आपका क्या है C है, ठीक है। यहाँ पे जो है दो अभिकारक है। अब हुआ क्या कि जो ये C वाला अभिकारक है ना, C अभिकारक में उपस्थित ये जो परमाणु है ना, वो इस B से अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। मतलब B कमजोर है और C शक्तिशाली है। तो होगा क्या कि ये शक्तिशाली इस B को यहाँ से हटा लेगा और इस B की जगह बैठ जाएगा, ठीक है। हुआ क्या, देखिए इस ए तो यहीं पे है, इस C ने B को हटाया और इस B की जगह आके बैठ गया, और B जो है वो क्या हो गया अलग, मतलब B को गैर से निकाल लिया। सिंपल सा मतलब यह है। तो इसमें होता क्या है, एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो देखिए ये विस्थापित हो गया ना, B का घर जो है वो उजड़ गया। बात समझ में जो है आपको आ रही होगी, ठीक है। अब इसका जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है ना, जो मतलब काफ़ी सालों से जो है वो चल रहा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट वाला। कॉपर सल्फेट है, ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका क्या है कॉपर सल्फेट। अब इस कॉपर सल्फेट की जब हम अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं ना, तो होता क्या है कि जो जिंक है ना वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है। जिंक धातु जो है, जिंक भी एक धातु है और कॉपर भी एक धातु है, लेकिन जो जिंक धातु है वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो जिंक है वो कॉपर का घर उजाड़ देता है और कॉपर की जगह आके बैठ जाता है। तो ये जिंक कॉपर की जगह आ गया और यहाँ पर हो गया सल्फेट। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये जो है आपका हो गया। तो इस तरीके से यह विस्थापन अभिक्रिया काम करती है। किसी एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो ज़्यादा शक्तिशाली तत्व होता है ना, वो कम शक्तिशाली तत्व को जो है वो विस्थापित कर देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ज़्यादा शक्तिशाली तत्व कम शक्तिशाली तत्व को विस्थापित कर देता है, ठीक है। होता क्या है इसमें कि जो ज़्यादा शक्ति कर देता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यही लिखा है कि जो ज़्यादा शक्तिशाली तत्व होगा ना, वो कम शक्तिशाली तत्व को जो है अपने स्थान से, अपने घर से जो है विस्थापित कर देगा। तो यह है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जैसे कि आपकी योगात्मक अभिक्रिया होगी, अब आपको पूछ लिया कि योगात्मक अभिक्रिया क्या है, तो आप सिंपली देख कर जो है बता सकते हो। लेकिन आपको जो है ना इसमें सवाल क्या पूछा जाता है कि क्या इस केस में विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। इसलिए जो है यह सवाल जनरली बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट जो है वो कठिन बन जाते हैं। लेकिन यदि आपको यह पता होगा, यदि आपको क्या पता होगा कि जिंक जो है ना वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, यदि आपको ये पता है तब तो जो है वो आराम से आप यह कर सकते हो। कैसे करोगे, देखिए आपको कॉपर सल्फेट दे दिया गया है और आपको जिंक दे दिया गया है। अब आपको बोल लिया कि क्या यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी, और यदि आपको यह पता है कि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, और यदि जिंक कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसका मतलब जिंक जो है ना कॉपर को अपने स्थान से हटा देगा और कॉपर की जगह आ जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल मिला के बाद जो है ना वो कहाँ पर आकर अटकी है कि आपको एक सारणी याद करनी पड़ेगी जिसमें यह पता लगेगा आपको, जिससे यह आपको ये पता लगेगा कि कौन किससे शक्तिशाली है, कौन कितना, मतलब जैसे कि जिंक शक्तिशाली है या कॉपर शक्तिशाली है, दोनों में जो है ना तुलनात्मक रूप से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसके लिए आपको एक सारणी याद करनी पड़ती है। अब ये सारणी आप कैसे याद करते हो ये आपके ऊपर ठोक दिया जाता है, लेकिन मैं यह आपके ऊपर नहीं ठोकूंगा, आपको जो है यहीं पर जो है याद हो जाएगी सारणी, ठीक है दोस्तों। तो वो सारणी क्या है उनको जो है अब हम पढ़ लेते हैं। तो चलो, तो अब हम इस क्रियाशीलता, इस सक्रियता श्रेणी को समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको सक्रियता श्रेणी दे रखी है। पहले तो एक एक का नाम से हम जानते हैं इसको क्या क्या कहते हैं, यदि आपको पता नहीं है तो। देखिए यह है आपका के से जो लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं पोटेशियम। ये एन से लिखा हुआ है, ये आपका सोडियम, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, आपका ये लेड,
इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद आपका कॉपर, इसके बाद आपकी ये आपका हो गया मरकरी, इसके बाद ये आपका एज सोना और एज ये आपका चांदी और एयू हो गया आपका सोना। ठीक है, ये आपका इनके जो नाम है, यदि आपको पता नहीं हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना जो है आपको समझ में आता है। अब ये जो सक्रियता श्रेणी है ना, इसमें जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, वो क्या है, क्रियाशीलता इसकी घटती जाती है। इसका मतलब कि जो पोटेशियम है ना, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, कहीं आपको पोटेशियम अलग रूप से दिख जाए तो वो सभी को विस्थापित करेगा। इसके बाद सोडियम ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसके बाद आपका कैल्शियम क्रियाशील होता है, मैग्नीशियम इसके बाद होता है, इसके बाद एल्यूमिनियम हो गया। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये दोनों दे दिए गए ना, इसका मतलब इन दोनों में से मैग्नीशियम जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा शक्तिशाली। इसका मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को हटा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है मैग्नीशियम को हटा नहीं सकता। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किया था जिंक और कॉपर वाला। तो देखिए दोस्तों, जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा है और कॉपर की कम। देखिए कितना गैप है, जिंक आगे है ना, इसका मतलब जिंक जो है वो शक्तिशाली है, इसका मतलब जिंक कॉपर को हटा लेगा, लेकिन कॉपर जो है वो जिंक को हटा नहीं पाएगा। ठीक है, यह जो है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इतना जो है वो आपको समझ में आ गया। बाकी इसमें ये लिखा हुआ है कि ये हाइड्रोजन से नीचे वाले हाइड्रोजन से कम क्रियाशील और हाइड्रोजन से ऊपर वाले हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील। लेकिन मेन बात तक कहाँ पे आकर फंसती है कि आप इसको याद कैसे करोगे। आपको जो है याद करने में प्रॉब्लम होती है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसमें जो है कहीं ना कहीं आप भूल ही जाते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना, इस सारणी को याद करने के लिए आपको जाना पड़ेगा काशी। अब काशी जो है वो क्यों जाना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप और आपके दोस्त गए काशी, आपने इश्क लिया और काशी गए। अब काशी जाकर क्या हुआ कि एक काशी में मंगू नाम का जो है ना एक रसोईया था। देखिए क्या हुआ कि जब आप काशी गए ना, देखिए इसको हम याद करते हैं, ऐसे लिखते हैं, काशीनाथ का मंगू, काशीनाथ का मंगू। देखिए दोस्तों, साथ ही साथ आप याद करते जाइए, काशीनाथ का मंगू आलू जरा फीके, क्या है, फीके पकाता है। ठीक है, फीके पकाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं है। ठीक है दोस्तों, फीके पकाता है। अब जो है ना कुछ इसके बाद जो है ना हुआ क्या कि कुछ होगा आगे और। ठीक है, क्या होगा, कुछ होगा आगे और। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ काशी गए और काशी में जाकर कहीं ना कहीं होटल ली या फिर किसी आश्रम में रहे, तो वहाँ पे एक मंगू नाम का रसोईया था। उसने जो है ना जो आलू पकाए ना वो फीके पकाए थे, नाराज होकर जो है आलू फीके पकाए थे। तो आपको दोस्त आपको बोले हैं कि अभी तो आलू ही फीके पकाए हैं, आगे कुछ होगा। तो इसने ये बोला कि कुछ होगा आगे और, मतलब आगे तो है और भी कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए काशी का मतलब हो गया कि, काशी का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि, नाथ का सिंपल सा मतलब NA हो गया, का मतलब CA हो गया, मंगू मतलब MG हो गया, इसके बाद आलू मतलब AL हो गया, इसके बाद जरा। अब देखिए इसको जरा का मतलब आपको यहाँ पर लेना है ZN। अब इसको भी जो है ना कि आपका कन्फ्यूजन है ना, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है, इसको भी हम दूर करेंगे। ये आपको जरा इसको मार्क कर दीजिए। इसके बाद फीके मतलब FE हो गया, इसके बाद पकाता का PB हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसको जो है हम क्रॉस स्टार मार्क कर लेते हैं। पकाता के बाद में है आपने लिख लिया, इसके बाद कुछ का मतलब लिख लिया आपने CU, होगा मतलब HG। ठीक है, आगे मतलब AG और मतलब AU। देखिए दोस्तों, कितनी आराम से आपने आसानी से जो है आपको ये याद हो गई। काशीनाथ का मंगू आलू जरा, देखिए काशीनाथ का मंगू आलू जरा फीके पकाता है, कुछ होगा आगे और। ठीक है, अब देखिए वापस लिखते हैं काशीनाथ। देखिए अभी कभी आपको ये याद हो जाएगी, काशीनाथ आपने लिख लिया नाथ का मंगू, इसके बाद लिख लिया आलू जरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जरा के लिए आता है ZN, जरा। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यदि आपको जरा से आप कंफर्टेबल हो, जरा से आप ZN लिख सकते हो तब तो ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो आलू जन। क्या लिख सकते हो, आलू जन। आलू जन जो है फीके पकाता है। अब आप यहाँ पे लिखोगे पकाता। देखिए पकाता में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो आप क्या लिखोगे, पबाता। ठीक है, पबाता है। तो प ब से जो, देखिए प ब से आपका सिंपल सा हो जाएगा प और ब, ये आपका जो है आ गया। इसके बाद है, आप लिख लो है, इसके बाद आप लिखोगे कुछ होगा, इसके बाद आगे
और लास्ट में है और, ठीक है, कुछ होगा आगे और। तो ये जो है आप ये भी लिख सकते हो कि काशीनाथ का मंगू आलू जन फीके पबाता है, कुछ होगा आगे और। इसमें आप कंफर्टेबल हो तो ये लिख सकते हो, और यदि आपको ये अच्छी लगती है कि काशीनाथ का मंगू आलू जरा फीके पकाता है, कुछ होगा आगे और, ठीक है। हुआ क्या, आप अपने दोस्तों के साथ काशी गए, अपने दोस्त जो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ काशी गए, और काशी जाने के बाद एक आश्रम में रुके, वहाँ पर मंगू नाम का रसोइया है, ठीक है। आप एक कहानी पूरी बनाइए ना, मंगू नाम का वहाँ पे रसोइया है, उस रसोइया ने जो है ना नाराज हो गया, पता नहीं उसको काम करना महंगा पड़ गया, तो क्या हुआ, तो उसने जो है आलू जो है क्या पका लिया, फीके, आलू ही फीके पका लिए। तो उस आलू को खाकर आपका दोस्त आपको जो है वो टोंट मारते हुए कहता है कि अभी तो जो है आलू ही फीके पका है, कुछ होगा आगे और। देखिए, कुछ होगा आगे और, बात जो है ना बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, अब जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए इसका फायदा जो है ना क्या होगा, अब फटाफट आपने ये लिख लिया, काशीनाथ का मंगू आलू जब फीके पकाता, फटाफट जो है आपने लिख ली। अब जो है ना 3-4 बार आप इसको करोगे तो मतलब याद ही हो जाएगी मुंह जुबानी, ठीक है। अब आपके पास 1-2 सवाल आते हैं। देखिए जैसे कि सवाल जो है ना, सबसे पहले सवाल जो हमने एग्जाम्पल में लिया था वो देखते हैं। क्या था आपके पास एग्जाम्पल था, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो कॉपर जो है ना, देखिए जरा जो है पहले आता है और कुछ जो है बाद में आता है, ये आप यही याद रखें, जरा जो है पहले आता है, कुछ बाद में आता है। तो जो पहले आएगा वो शक्तिशाली होगा। तो पहले कौन सा आया था, जिंक, पहले जिंक आया, मतलब जिंक शक्तिशाली है, इसका मतलब जिंक इसको आसानी से हटा लेगा। तो यहाँ पर जो है ना जिंक सल्फेट आराम से बन जाएगा, और ये बन गया आपका कॉपर। तो ये जो है आपकी विस्थापन अभिक्रिया होगी। एक और जैसे कि देखिए आपके बुक में ये एग्जाम्पल दे रखा था, बुक में आपको सवाल दे रखा है, आप चाहो तो बुक खोल सकते हो और बुक के पीछे वाले प्रश्न जो है ना इसको देखते हैं हम। आप प्रश्न देखिए, लघुतरात्मक प्रश्न में देखिए आप प्रश्न नंबर 34, ठीक है, मैं पढ़ के दिखाता हूं। देखिए प्रश्न नंबर 34 जो है ना वो आपको क्या बोल रखा है, इसमें बोला है कि क्या ये अभिक्रिया संभव है, उत्तर कारण सहित लिखिए। आपको लिखा है क्या ये अभिक्रिया संभव है, उत्तर कारण सहित लिखिए। पहले अभिक्रिया क्या दे रखी है, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, और यहाँ से जो है आपको दे रखा है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। क्या यह अभिक्रिया हो सकती है। यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर ने जिंक को हटाया है, यही तो हो गया ना, कॉपर ने जिंक को हटाया है। लेकिन जब आपने ये याद किया कि काशीनाथ का मंगू जो है वो आलू जवा फीके पकाता है, कुछ होगा, तो जवा पहले आया है और कुछ जो है आया है बाद में। अब जवा पहले आया है, इसका मतलब जवा जो है जिंक जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। अब जिंक ज़्यादा शक्तिशाली है, इसका मतलब कॉपर जो है जिंक को हटा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर कॉपर ने जिंक को जो है वो हटाया है, इसका मतलब ये अभिक्रिया तो जो है वो संभव है ही नहीं। अब आप कारण में क्या लिखोगे, चूंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए कॉपर जो है वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं होगी। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है, देखिए आपको बोला कि Fe प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ से जो है आपका बना है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फेरस ने जो है वो कॉपर को विस्थापित किया है, यही तो हुआ है। देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट था तो अब बन गया फेरस सल्फेट, मतलब कॉपर विस्थापित हुआ है। तो आप ये देखिए कि फेरस मतलब फीके, काशीनाथ का मंगू आलू जवा फीके पकाता है, कुछ होगा। फीके पहले आया है, फीके मतलब Fe पहले आया है, फेरस पहले आया है, इसका मतलब फेरस जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, और यदि शक्तिशाली है इस कॉपर से, इसका मतलब फेरस इस कॉपर को आराम से हटा सकता है, और इस कॉपर ने इस फेरस तो कॉपर को विस्थापित यहाँ पे कर दिया है, इसका मतलब यह अभिक्रिया होगी। और इसका कारण लिखोगे, चूँकि फेरस जो है वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए जो है यह अभिक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो है अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी उसको आपने सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में बदल ली है। अब इसके सवाल करने में जो है ना आपको मजा आएगा, इसको आसानी से आप सवाल कर पाओगे। तो यह है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है, इन हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा शक्तिशाली तत्व जो होता है वो कम शक्तिशाली तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब उसका घर जो है वो उजाड़ देता है। ठीक है, और इसमें सक्रियता श्रेणी जो होती है आपका पोटेशियम से लेकर आपके गोल्ड तक पूरा हमने जो है याद कर लिया है। अब जो है ना इसी विस्थापन अभिक्रिया का एक छोटा सा एक दूसरा भाग है जिसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़े तो यह अभिक्रिया हमें क्या कहते हैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं, इन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और इसमें एक नए यौगिक का निर्माण होता है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या थी, सिर्फ एक अभिकारक से जो है ना परमाणु विस्थापित होता था, लेकिन यहाँ पर दो अभिकारक, उन दोनों अभिकारक के परमाणु जो है ना आपस में विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल में बताऊँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये एक आपका अभिकारक है AB। ठीक है, अब दूसरा अभिकारक है आपका CD। ये जो है आपके दो अभिकारक है, इन ये दो जो है आपस में अभिकारक जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि इसके परमाणु और इसके परमाणु दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ से जो है आपका हो जाएगा AD, ठीक है, या फिर AC हो जाएगा, कुछ भी लिख लो, AD हो गया, ठीक है, या फिर AC लिख लीजिए। यहाँ से जो है आपका क्या हो गया, AC, और यहाँ से जो है ना ये C की जगह क्या आ गया, BD आ गया। ठीक है, ये आ गया B और ये हो गया D। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि दोनों का परमाणु जो है ना आपस में क्या हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। देखिए B जो है वो आ गया यहाँ पे और C जो है वो चला गया यहाँ पर। इस तरीके से दोनों आपस में विस्थापित हो गए हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं, इन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया पहचानने की आए ना, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यह देखना है कि ये विस्थापन अभिक्रिया है या नहीं है। ठीक है, अब विस्थापन अभिक्रिया होगी ना, तब तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि कोई भी एक अभिकारक होगा वो दूसरे से विस्थापित हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जिसमें दोनों जो बार एक्सचेंज हो जाए ना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट वाला। कॉपर सल्फेट को जब आप क्रिया कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH, ठीक है, 2NaOH से, ठीक है, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर जो है ना सोडियम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सोडियम क्या हो जाएगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है आपका हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो है इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो है ना दोनों विस्थापित हुए हैं, यहाँ पर सोडियम भी विस्थापित हुआ है और कॉपर भी विस्थापित हुआ है, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एक जन विस्थापित होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरीके से जो है पहचाना जाता है। यदि इसमें जो है आपको पहचानने का इतना आता नहीं है, सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया को जो है आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया मेन थी। इसको तो जो है आपको इसकी परिभाषा में मेनली रूप से याद रखनी है कि ऐसी अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों का परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं, इन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह एक एग्जांपल लिखकर जो है ये अच्छा सा एग्जांपल लिख लेना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो है ना आपको इतना याद रखना कि कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम क्रिया कराएंगे, इससे जो है आपका सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब ये किस तरीके से लिखा जाता है वो तो आपको संतुलित करना आ ही गया है, तो उससे जो है आप कर सकते हो। देखिए केमिस्ट्री जो है ना, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में रटा नहीं जाता है, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि किसका किसके साथ अभिक्रिया कराई है। बाकी संतुलित करना आपको आता है तो जो है वो आप समझ सकते हो। अब इसमें जो आप यदि एक एक याद करने जाते हो ना, तो आपकी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, आपको याद होते नहीं है। इस तरीके से याद कीजिए कि यह है आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसको हमने क्रिया कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपका क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड को। अब आपको ये लिखना आ गया होगा कि सोडियम सल्फेट कैसे लिखा जाता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है ना, जैसे कि संयुक्ता वगैरह बहुत कुछ होती है। यदि आपको ये नहीं आता इस तरीके से लिखना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बता सकते हो कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ताकि जो है ना हम इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाएंगे। तो जब आप 10th के बाद 11th 12th लेते हो या फिर 10th में भी ये बहुत काम आएगा, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाने जो है अभी से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज का ये पूरा जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा, आपको सक्रियता सारणी में जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको जो 1-2 बार रिवाइज कीजिए, और इसके ऊपर जितने भी सवाल मिलते हैं ना, आप बुक में देखिए, आप अपनी गाइड में देखिए, जो भी गाइड है उस गाइड में देखिए कौन कौन से सवाल दे रखे हैं। यदि आपके पास पुराना कोई पेपर है, उनमें भी देखिए कि इस तरीके के सवाल हमें कब पूछे गए, कैसे पूछे गए हैं, तब जो है आप जाकर जो है अच्छा अपना इसको कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो जो है यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और साथ ही साथ बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। RBSC इंड्यूस क्लासेस।